हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप अपने नए बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट लोन या एमएसएमई लोन किस तरीके से आसानी से ले सकते हो। लोगों को ये लोन लेने में दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कौन सी बैंक में इस लोन के लिए अप्लाई करना है, बैंक मैनेजर से किस तरीके से बात करनी है, बैंक का मैनेजर अगर आपको ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है तो क्या करना है, इस लोन के लिए एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और आपको एमएसएमई लोन या प्रोजेक्ट लोन से रिलेटेड 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसे हम एज ए लोन कंसल्टेंट यूज करते हैं और जिसका इस्तेमाल करके हमारे ढेर सारे क्लाइंट्स को आसानी से ये लोन मिल पाई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट लोन से जुड़ा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट लोन। प्रोजेक्ट लोन को दोस्तों 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन लोन, यानी कि जो जगह के ऊपर आप अपनी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन आप जो कर रहे हो उसके लिए भी बैंक आपको लोन देता है और उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लोन। जितनी आपकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू होती है उसका मैक्सिमम 75% तक बैंक आपको इसमें लोन देता है, यानी कि आपकी फैक्ट्री की टोटल कंस्ट्रक्शन की वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपए है तो बैंक उसमें मैक्सिमम आपको 75 लाख रुपए तक की कंस्ट्रक्शन लोन देता है। दूसरा पार्ट है मशीनरी लोन, यानी कि आपने जगह ले ली, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अब आपको जरूरत पड़ेगी मशीन्स की। तो बैंक आपको मशीनरी के लिए लोन देगा और उस लोन को बोलते हैं मशीनरी लोन। और मशीनरी लोन भी दोस्तों आपको जो टोटल कोटेशन होता है मशीनरी का उसका मैक्सिमम 75% तक का लोन आपको इसमें मिलता है, यानी कि इसमें भी अगर आप 1 करोड़ की मशीनरी लेने जा रहे हो तो मैक्सिमम आपको 75 लाख तक की मशीनरी लोन मिल सकती है। और इसका तीसरा पार्ट है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, यानी कि कैश क्रेडिट। दोस्तों आपने जगह ले ली, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, यानी कि फैक्ट्री आपने बना भी ली, फैक्ट्री में आपने मशीन भी डाल दिए, लेकिन आपका बिजनेस चालू नहीं होगा। आपका बिजनेस तब चालू होगा जब आपके पास पैसे आएंगे, और पैसे यानी कि वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानी कि बैंक आपको आपके बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए आपको कैश क्रेडिट यानी कि सीसी देगा। तो ये प्रोजेक्ट लोन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कंस्ट्रक्शन लोन, मशीनरी लोन और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्शन लोन में और मशीनरी लोन में आपको सब्सिडी मिलती है, और ये सब्सिडी आपको आपका स्टेट यानी कि जो राज्य में आप अपना बिजनेस कर रहे हो उनकी तरफ से मिलती है, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सब्सिडी मिलती है। इसमें दोस्तों 10% से लेकर के आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से 70% तक की सब्सिडी मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि जो आपको बैंक आपकी लोन के ऊपर ब्याज लेता है उसमें भी आपको कुछ न कुछ सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। हम लोग ये चैनल में इसके रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोस और भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रोजेक्ट लोन को चीपेस्ट ऑफ द लोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको लोन में सब्सिडी मिलती है और लोन का जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसमें भी सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि आप जब भी अपनी लोन को किसी भी बैंक में अप्लाई करें तो आपको ये तीनों चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी अमाउंट की कंस्ट्रक्शन लोन लेनी है, कितनी अमाउंट की मशीनरी लोन लेनी है, और कितनी अमाउंट की आपको वर्किंग कैपिटल यानी कि सीसी कैश क्रेडिट आपको लेनी है। प्रोजेक्ट लोन का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट एमएसएमई लोन या प्रोजेक्ट लोन का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आपकी जो कंपनी है उसका क्या टाइप है, यानी कि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, उनके पास क्या कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, या एक्सपीरियंस है तो कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उनके नाम पे क्या कोई और लोन्स चल रही है कि नहीं चल रही है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो सर्विस में आप एग्जैक्ट किस तरीके से सर्विस दे रहे हो,
आपका पूरा मार्केट कितना बड़ा है, आप लोकली काम करोगे या ग्लोबली, यानी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने वाले हो कि नहीं। और उसके अलावा बिजनेस की वायबिलिटी स्टडी भी होती है, यानी कि जो जहाँ पर आप फैक्ट्री लगाने वाले हो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेबर कितने सस्ते अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है और इसको स्टडी करके आपका जो बैंक है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आपको पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। दोस्तों एमएसएमई लोन को लेते टाइम सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपने किसी भी कंसल्टेंट या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट को बोल देते हैं कि मेरी लोन कर दो। और जब वो अपना जो सीए होगा वो अपने उसकी फाइल रेडी करके वो बैंक में तो दे देगा, लेकिन जब बैंक का मैनेजर उसके पास विजिट में आएगा और वो पूछेगा उसके बिजनेस के बारे में डिटेल, या जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो लिखा है उसके बारे में डिटेल में पूछेगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ और बात लिखी होगी और वो कस्टमर कुछ और बात बोलेगा और वहां पर आपकी फाइल, आपकी लोन रिजेक्ट हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से समझे, अपना जो बिजनेस है आपका उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में रिसर्च करके जाए, ताकि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड आपको बैंक मैनेजर कोई भी सवाल पूछे तो आप उसके आसानी से जवाब दे पाए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों होता है वो एमएसएमई लोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बैंक। दोस्तों बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि हमने एमएसएमई लोन या प्रोजेक्ट लोन बैंक में तो पुटअप की थी, बैंक में तो अप्लाई किया था, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पर लोन ना मिलने की सबसे बड़ी वजह में से एक ये भी है कि आपने जो बैंक में फाइल अपनी अप्लाई किया है वो बैंक ही गलत है। यानी कि जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बैंक जो होता है वो प्रोजेक्ट लोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आपके पास अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस अगर नहीं है, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स आपको प्रोजेक्ट लोन या एमएसएमई लोन नहीं देगी। आपको कंपल्सरीली, मैंडेटरीली गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक सेक्टर की बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में यानी कि गवर्नमेंट बैंक में आपको किसके पास जाना है? तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको मिनिमम ये यहां पर बोल रहा हूं 2 बैंक में एक साथ अप्लाई करना है। एक्चुअल केस में आप अगर 3 बैंक में अप्लाई करोगे तो आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, लेकिन बेर मिनिमम आपको साइमल्टेनियसली एक साथ किसी ना किसी 2 बैंक में अप्लाई करना ही है अपनी लोन को। क्योंकि प्रोजेक्ट लोन में जब आप अपनी लोन को अप्लाई करते हो उसके बाद से लेकर के आपके अकाउंट में लोन के पैसे जमा होते हैं, उसके बीच में बहुत सारी चीजें आती है और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी लोन बीच में अटक जाए और या तो आपको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट हो उतनी ना मिल पाए, और या तो बहुत XYZ रीजंस के कारण आपकी लोन होल्ड पे जा सकती है या लोन पूरी की पूरी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक साथ आप 2 बैंक में अप्लाई करें। कई बार हमने देखा है कि लोन जो होती है वो लास्ट स्टेज तक पहुँच जाती है और 1 या 2 दिन में ही सैंक्शन लेटर निकलने वाला होता है और कहीं ना कहीं अचानक वो बैंक का जो मैनेजर होता है उसकी बदली हो जाती है, यानी कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है और लोन वहीं पर रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं प्रोजेक्ट लोन में या एमएसएमई लोन में जिसको आप कितना भी चाहो उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और आपको दोस्तों टाइम पे अगर पैसे की जरूरत होगी तो ये फुलफिल नहीं होगा अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप अपनी प्रोजेक्ट लोन पुटअप करा रहे हो, अगर आप अपने एमएसएमई लोन के बारे में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो एटलीस्ट 2 तो बैंक में आपको अप्लाई करना है। अगर आप 3 बैंक में अप्लाई करोगे तो और अच्छा रहेगा। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यार हम लोग अगर 2 बैंक में अप्लाई करेंगे तो हमारे सिबिल जो स्कोर होगा उसमें इंक्वायरीज दिखेगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जेन्युइनली लोन की रिक्वायरमेंट है और अगर आप जेन्युइन वे में आप कहीं मल्टीपल बैंक्स में इंक्वायरीज करोगे तो आपको सिबिल स्कोर में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा और कहीं ना कहीं आगे जाके भी आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे। तो सिलेक्शन ऑफ बैंक जो होता है वो प्रोजेक्ट लोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है और इसके कारण दोस्तों आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन विथ बैंक मैनेजर। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है।
लोग बोलते हैं कि बैंक मैनेजर से किस तरीके से बात करनी है वो हमें पता नहीं है, या कई बार होता है कि बैंक का मैनेजर के पास आप सामने बैठ तो जाते हो लेकिन वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, आपसे अच्छे से बात नहीं करता और आपकी बात को टाल देता है या आपको तारीख पे तारीख देता रहता है। ऐसा क्यों होता है? उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक स्टोरी देखते हैं। एक बार अकबर और बीरबल किसी की दावत में गए और जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचे उसके सामने 30-32 टाइप के अलग अलग व्यंजन भोजन रख दिए गए। तो बीरबल ने बोला, धीरे से बोला कि काश वो होती। तो अकबर को लगा कि यार क्या ये बीरबल क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो 2-5 मिनट हुई ना, तो बीरबल ने फिर से बोला कि काश वो होती। इस बार अकबर से रहा नहीं गया। अकबर ने बोला, भाई तू किसकी बात कर रहा है, कौन होती? तो बीरबल ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बीरबल ने बोला कि काश भूख होती। दोस्तों, प्रोजेक्ट लोन में भी यही हो रहा है। गवर्नमेंट बैंक के जो बैंक मैनेजर्स होते हैं उनको इतनी भूख ही नहीं है जो हम लोग प्राइवेट बैंक के मैनेजर में देखते हैं, क्योंकि वहां पर टारगेट्स होते हैं। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक की यानी कि गवर्नमेंट बैंक के जो मैनेजर्स होते हैं उनको ऐसा एग्जैक्ट कोई टारगेट होता नहीं है और उनको इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूख भी नहीं है लोन की। तो क्या होता है कि जो मैनेजर के पास आपने अपनी लोन को अप्लाई किया है, अगर वो थोड़ा बहुत अग्रेसिव होगा तो आपकी फाइल को अच्छे से ट्रीट करेगा और निकाल देगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है और उनको इतना ज़्यादा पर्टिकुलर सेगमेंट में टारगेट नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी फाइल को प्रोसेस करने में वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा ले। तो गवर्नमेंट बैंक्स के जो मैनेजर होते हैं वो ऐसी फाइल्स को इजीली या जल्दी से निकालते हैं जो फाइल में कस्टमर्स को अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में पता है, कस्टमर्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप अपनी लोन को किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई करें उससे पहले आप पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में ज़रूर से लें। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, आपके में कौन कौन से आपके बड़े बड़े कंपटीटर्स है, आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से यूनिक है, आप कहाँ पर उसको बेचोगे, वो सारी डिटेल अगर आपको पता होगी तो आप कॉन्फिडेंटली बैंक मैनेजर को अपनी बात रख पाओगे और आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि कई सारे लोग प्रोजेक्ट लोन को बैंक में अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उन्हें अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी बैंक को चाहिए होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसे अच्छे से समझोगे और अगर आप इसे अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे दोस्तों, तो आपको ये लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, 5वां पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट लोन में दोस्तों, आप जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए दोगे उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका पूरे का पूरा, यानी कि अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे हो तो पूरे के पूरी 1 करोड़ तक की यहाँ पर आपको लोन मिल सकती है और कोई केसेस में 1 करोड़ से ज्यादा की भी लोन मिल सकती है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट लोन की एक बहुत ही बड़ी विशेषताओं में से एक है, जबकि मॉर्गेज लोन में ऐसा नहीं होता। अगर आप मॉर्गेज लोन के लिए या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए कोई भी बैंक में जाते हो तो वहां पर आपको आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 50% से लेकर के मैक्सिमम 75% तक ही लोन मिलती है, जबकि प्रोजेक्ट लोन में आपको आपकी प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू तक की आपको लोन यहां पर मिल सकती है। अब 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि CMA डेटा, जिसको बोलते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा। ये डेटा क्या होता है उसे हम आसान भाषा में समझते हैं। ये डेटा में आपको आपके बिजनेस का अगले 5 सालों का लेखा जोखा देना होता है। यानी कि अगर आप 2021 में प्रोजेक्ट लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये देना होता है कि 2022 में आपका टर्नओवर कितना रहेगा, आप कितना खर्चा करोगे और आपके पास कितना नेट प्रॉफिट आएगा, उसकी सारी डिटेल देनी होती है। 2023 में क्या रहेगा, 2024 में क्या रहेगा, ऐसे अगले 5 सालों का आपको डिटेल इसमें प्रोजेक्शंस देना होता है। और उस हिसाब से जो प्रोजेक्शंस आपने दिया होता है दोस्तों, उस हिसाब से आपकी बैंक उसको अच्छे से स्टडी करती है और उसे लगता है कि जो डेटा आपने दिया है वो एक्चुअल केस में पॉसिबल है, तो उस हिसाब से वो आपको कितनी अमाउंट की मशीनरी लोन देनी है, कितनी अमाउंट की कंस्ट्रक्शन लोन देनी है और कितनी अमाउंट की आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानी कि कैश क्रेडिट देनी है, वो डिसाइड करती है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट लोन मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से यहाँ पर भी अलग पड़ती है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के सामने अगर आपको लोन लेनी होगी तो बैंक आपके पास्ट के रिकॉर्ड को देखेगी, यानी कि पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड को देखेगी और आपको लोन देगी। जबकि अगर आपको प्रोजेक्ट लोन लेनी होती है तो बैंक आपके आने वाले 5 साल के प्रोजेक्टेड डेटा को देखती है और उसको स्टडी करके आपको लोन देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोजेक्ट लोन इस हिसाब से आपको लेना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि आप प्रोजेक्टेड डेटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जो आपने ऑलरेडी बिजनेस कर दिया है, जो ऑलरेडी आपका रिकॉर्डेड डेटा है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सीए में डेटा जो होता है वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, या आप अपने लोन कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट के पास से वो आप बनवा सकते हो। और ये जो सीए में डेटा होता है वो भी प्रोजेक्ट लोन का या एमएसएमई लोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जिसको देख करके बैंक ये डिसाइड करती है कि आपको लोन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।